दोस्तों, वेट उलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। नई शिक्षा 2020 में शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है और शिक्षा यह किसी भी राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी विकसित राष्ट्र को देखिए, शिक्षा में वहां के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा ही मानव को एक सब समाज बनाने में भी बहुत बड़ा मदद करता है। विकसित देश को शिक्षा राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत में भी शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में ही स्वीकार किया गया है। ठीक है, जो ये शिक्षा नीति है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला शिक्षा नीति है 1968 ईस्वी में लाया गया था। इसके बाद शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में लाया गया। फिर ये जो थर्ड शिक्षा नीति है 2020 में लाया गया। 34 साल बाद शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ये बदलाव शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम लोग चर्चा करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं कि इसका गठन जो हुआ था जून 2017 ईस्वी में हुआ था। जून 2017 ईस्वी में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसरो को भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ये अपने जो लोकसभा द्वारा यह पास हुआ है 29 जुलाई 2020 को और 2019 में ये अपना शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन ने सरकार को सौंपे थे। तो ठीक है, ये लोकसभा द्वारा ये पास हो चुका है। तो ये शिक्षा नीति सबसे बड़ा परिवर्तनकारी भी साबित होगा। हालांकि शिक्षा नीति लागू 2022 तक, अगर सब चीज ठीक ठाक रहा कोरोना की स्थिति, तो लगभग 2022 तक मान कर चलिए कि ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगा। यह शिक्षा नीति 2030 के जो सतत विकास एजेंडा है उससे भी जुड़ा हुआ है। सतत विकास एजेंडा को फुलफिल करता है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसको बदल करके शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया है नाम। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। देखे होंगे 5+3+3+4 आखिर है क्या, क्या सरकार चेंज किया है। स्ट्रीम भी इसमें आ गया। कभी भी एंट्री या एग्जिट का सरकार ने इसमें ऑप्शन रखा है, तो इसको हम लोग समझेंगे। और 10+2 का जो सिलेबस था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसके बाद 10+2 के सिलेबस समाप्त करके क्या सिलेबस लाया गया इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो 5+3+3+4 क्या है इसको समझेंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किया है। ठीक है, और 10+2 के सिलेबस को ही समाप्त कर करके कौन सा सिलेबस लाया गया है। और यह जो शिक्षा नीति है 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत ले लाया है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि 5+3+3+4 क्या है। ठीक है, आप देखते होंगे कि पढ़ाई तो शुरू 3 वर्ष में ही हो जाएगा। लोगों के जो भी चाइल्डहुड है 3 वर्ष में हो जाएगा। पहले क्या था, हम लोग के समय क्या था कि लोग स्कूल जाने से डरते थे और स्कूल में क्या सोशल एक्टिविटी नहीं होती थी। अब क्या होगा कि 3 साल में आंगनबाड़ी का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। आंगनबाड़ी यानी 3 साल के बाद क्या होगा, बच्चे बिल्कुल सिंपल वे में वहां पे जाएंगे। जैसे हम लोग पहले घर में खेल कूद करते थे, इधर से उधर खिलौना करते थे, कोई सोशल एक्टिविटी करते थे, मिट्टी में खेलते थे, फल तोड़ते थे या कोई भी एक्टिविटी करते थे, वो सब स्कूल में ही होगा। जैसे गांव या मोहल्ला के बच्चे के साथ खेलते थे, सिर्फ और सिर्फ वहां जा करके अपने सहपाठी के साथ वहां पे
सोशल एक्टिविटी यानी खेल कूद, मिट्टी में खेलो या कहीं भी खेलो, उससे कोई प्रतिबंध नहीं है। जाकर के आंगनबाड़ी में या स्कूल में ही वो सोशल एक्टिविटी अपना कर सकते हैं, या जो भी घर में खेलते थे या मोहल्ला में खेलते वो स्कूल से ही शुरू हो जाएगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पढ़ाई लोगों की 3 वर्ष से ही शुरू हो जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि पांच क्या है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि 5 वर्ष इसको फाउंडेशन स्टेज के नाम दिया गया है। 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज में होगा कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी जो भी होगा, जैसे हम लोग गांव या मोहल्ले में जो सोशल एक्टिविटी करते थे, मिट्टी में खेलते थे, खिलौना से खेलते थे, यही सब स्कूल में या आंगनबाड़ी में आपको दिया जाएगा। यहाँ यानी परीक्षा यानी स्कूल में टेंशन से भी मुक्त हो जाएंगे लोग। पहले क्या था कि सोशल एक्टिविटी नहीं होता, स्कूल से लोग जाने में डरते थे। अब है कि स्कूल खूब शौक से लोग बच्चे जाया करेंगे। जो ड्रॉप आउट की या स्कूल में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की सबसे बड़ी सरकार की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि फाउंडेशन वर्ग में 5 वर्ष रखा जाएगा। 3 साल प्लीज यानी 3 साल सिर्फ बच्चा खेलेंगे और कोई एक्टिविटी उनका नहीं होगा। और 2 साल जो 2 साल बचा उसमें पहला और दूसरा में लोग पहुंच जाएंगे, बिना कोई परीक्षा नहीं होगा, सिर्फ पहला और दूसरा साल यानी 3 साल वो प्री प्राइमरी उसका नाम दिया गया है। और जो 2 साल बचा उसको 1 और 2 का नाम दिया गया, यानी क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 और क्लास 2 में कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई टेंशन बच्चों को नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 5 साल का रणनीति। 3 साल प्री प्राइमरी में रहेंगे और 2 साल आपका यहां से हो जाएगा क्लास 1 और क्लास 2 में। तो ये समझ गए हम लोग, फाउंडेशन स्टेज हो गया 5 है। सेकेंड प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का दिया गया है। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आपको एक्टिविटी शुरू हो जाएगा पढ़ाई का, इसमें एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 साल अब कहिएगा कि जो 10+2 को समाप्त कर दिया गया है, इसी को हम लोग समझते हैं ये प्रिपरेटरी स्टेज हो गया 3 साल का। इसमें क्या होगा कि 3 साल जो 1 और 2 में तो आप फाउंडेशन ईयर में ही पहुंच गए। 1 इसमें प्रिपरेटरी स्टेज में 3, 4, 5 यानी यहाँ क्लास 5 में पहुंच जाइएगा। इसमें एग्जाम भी होगा, ठीक है, और इसमें एक्टिविटी प्लस स्टडी दोनों करवाया जाएगा। ठीक है, भाषा क्या होगा, भाषा मातृभाषा यानी भाषा कोई भी अपनी मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज को कोई भी स्टेट का जो भाषा है उस भाषा में पढ़ाई होगा। क्षेत्रीय भाषा वहां के में पढ़ाई होगा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाई होगा। ठीक है, एग्जाम यहां से स्टार्ट हो जाएगा। भाषा सिर्फ मातृभाषा होगा या कोई भी राष्ट्र भाषा में ही यहाँ पे पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में हो जाएगा मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज आपका 3 वर्ष का हो जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज में पहुंच गए 5 क्लास तक, 3 to 5 प्रिपरेटरी वर्ष हो गया। यहाँ पे 3 वर्ष हो गया जो 5 से जोड़ेगा 6, 7, 8 यानी मिडिल स्टेज में 6, 7, 8 मिडिल स्टेज में रखा गया है। यहाँ पे क्लास 6 to 8 हो गया। यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज भी दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर का नॉलेज देने का मतलब है कि यहाँ से ही लोगों को सोशल एक्टिविटी और दुनिया से जोड़ने का काम हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे एक तरह से समझ सकते हैं चाइना में भी लोगों को बचपन से ही सॉफ्टवेयर की नॉलेज वहां का सिखाया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान का भी यहाँ पे शिक्षा दिया जाएगा, यानी 6 से 8 तक के बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान यानी वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे करवाया जाएगा। मान लीजिए कि व्यवहारिक ज्ञान हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। व्यवहारिक ज्ञान क्या है? मान लीजिए 6 क्लास के बच्चा को किसी को पेंटिंग सीखने का मन है,
तो स्कूल आपको किसी पेंटर के पास, जैसे इंटर्नशिप के लिए कोई भी स्टूडेंट जाता था, तो इंटर्नशिप के लिए अब 6 क्लास से एक तरह समझिए कि इंटर्नशिप के लिए लोग जाया करेगा। यानी किसी को भी पेंटिंग सीखना, किसी भी पेंटर के पास वो जाकर के पेंटिंग सीखेगा 15 दिन या 1 महीना। अब ये क्लियर नहीं किया गया कितने दिन का क्या तय किया जाएगा। किसी को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर के वो सॉफ्टवेयर के बारे में जानेगा। तो ये हो गया आपका व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान यहीं से ही इंटर्नशिप यानी वोकेशनल ज्ञान की ट्रेनिंग 6 क्लास से ही दिया जाएगा। और पहले की तरह ही जैसे गणित विज्ञान आर्ट्स की पढ़ाई होती थी, वैसे ही पढ़ाई गणित विज्ञान आर्ट्स की पढ़ाई होती रहेगी 6 से 8 तक। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है कि 6 क्लास से ही आपका कंप्यूटर में एक्टिविटी, वोकेशनल यानी व्यवहारिक ज्ञान की एक्टिविटी आपको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि एक भारतीय भाषा में आपको पढ़ना है। किसी एक भारतीय भाषा को आपको पढ़ना पड़ेगा। एक भारतीय भाषा को जोड़ने का मतलब है कि पूरे भारत के बारे में कहीं भी आप, जैसे बिहार कहाँ है, तो किसी भी अदर स्टेट के भाषा को आपको पढ़ना है, ताकि उस स्टेट के भाषा और लोगों के बारे में आप समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमको 4। ये सेकेंडरी स्टेज हो गया 4 वर्ष का। 5 समझ गए, 3 समझ गए हम लोग, 3 समझ गए। अब लास्ट देखते हैं 4। ये 4 वर्ष जो हो गया वो 10+2। पहले क्या होता कि 10+2, जैसे ही 10th पास किए लोगों को ये हो जाता था, हवा हो जाता था कि हम आर्ट्स लें या साइंस लें या कॉमर्स लें। आर्ट्स वाला लड़कन क्या साइंस नहीं पढ़ सकते थे, साइंस वाला कॉमर्स नहीं पढ़ सकते थे, कॉमर्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकते थे। तो ये होता था 10th के बाद ही यानी मैट्रिक के बाद ही ये बढ़ जाता था कि आर्ट्स ले या साइंस ले के नाम से जाना जाता था। लोग दौड़े चलते थे कि उस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना, उस कॉलेज में एडमिशन लेना, साइंस में ले या आर्ट्स में। लोगों की उतना ज्ञान नहीं व्यवहारिक होता था। तो 10+2 के पूरे हटा करके एक क्या कर दिया, जो 4 वर्ष का है 4 वर्ष को कर दिया 9, 10, 11, 12। यानी यहीं से आपका 9, 10, 11, 12 हो गया। और सबसे बड़ा चेंजिंग तो हुआ, पहले क्या होता था 9, 10, 11, 12, पहले लोग फाइनल जो एग्जाम होता था यानी लास्ट ईयर में उसी का नंबर पे पूरा एग्जाम का रिजल्ट सुनाया जाता था। लेकिन अब एग्जाम भी होगा या सेमेस्टर वाइज होगा। पहले क्या एग्जाम जो ईयर में लास्ट में होता था उसी के एग्जाम पर रिजल्ट दिया जाता था। उसमें होता क्या था कि बच्चे 1 या 2 महीना लास्ट में पढ़ते थे और वही एग्जाम अच्छा सा पास कर जाते थे और फिर वो नेक्स्ट खेलने कूदने में या अलग एक्टिविटी करने लग जाते थे। किंतु अब होगा क्या कि एग्जाम सेमेस्टर के नाम पे हर एक 6 महीना पे एक सेमेस्टर और साल में दूसरा सेमेस्टर होगा। दोनों सेमेस्टर के एग्रीगेट यानी दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़ करके ही रिजल्ट सुनाया जाएगा। यानी बच्चों को अब पढ़ाई करना भी अनिवार्यता हो गया, सालों भर उनको पढ़ना पड़ेगा ताकि सेमेस्टर में वो अच्छा मार्क्स ला सके और अच्छे मार्क्स से वो पास हो सके। ठीक है, नो स्ट्रीम यहाँ पे हो गया। कोई भी जैसे साइंस आर्ट्स ये सब नहीं, कोई भी एक्टिविटी अपना चुन सकते हैं। साइंस लेना है, मैथ वाले को हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री वाले को ज्योग्राफी लेना है, तो कोई भी सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। हालांकि ये अभी सरकार क्लियर नहीं की है। एक सब्जेक्ट का हो सकता है कि एक पूल बनाया जाएगा। पूल यानी एक उस पूल में रखा जाएगा कौन सी सब्जेक्ट साइंस वाले मान लीजिए कि आर्ट्स में भी कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट का एक पूल बनाया जाएगा। उसी पूल के अंतर्गत वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तो ये चीज पॉसिबिलिटी है कि एक पूल बनाया जाएगा। यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं होगा, न साइंस, न आर्ट्स, न कॉमर्स। मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पे होंगे, कोई भी सब्जेक्ट हम चुन सकते हैं। सोच विकसित करना, मेन इसका है कि सोच विकसित करना। सोच जब विकास होगा शिक्षा में अपने आप परिवर्तन होगा और भारत अपने आप विकसित पथ पे चल पड़ेगा। तो मेन इसका सेकेंडरी स्टेज को लाने का मतलब है कि लोगों की या स्टूडेंट की सोच विकसित करना।
इसमें है कि कोई एक विदेशी सेकेंडरी स्टेज में कोई एक विदेशी भाषा आप पढ़ सकते हैं। पहले क्या था कि विदेशी भाषा यहाँ पे नहीं था, किंतु अब कोई भी विदेशी भाषा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये विदेश से जुड़े रहने का और जो भी यहाँ पे विकसित राष्ट्र का सपना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो कोई भी यहाँ के अगर अदर कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री में आप अच्छा से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ठीक है, एक विदेशी भाषा यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक भारतीय भाषा था, उसी तरह से एक विदेशी भाषा नहीं इसमें चुन सकते हैं। किंतु अभी जो टेंशन चाइना से चल रहा है, या तो कोरोना को लेकर के कहिए या तो बॉर्डर को लेकर के कहिए, उसके चलते चीन के मंडारिन भाषा को इसमें नहीं रखा गया है। तो ये आपका चीन की मंडारिन भाषा को इसमें जो विदेशी भाषा में है, विदेशी भाषा में चीन की मंडारिन भाषा को नहीं रखा गया है। हालांकि ये अभी चाइना के साथ जो टेंशन है बॉर्डर को लेकर के या कोरोना को लेकर के, इसके चलते वर्तमान सरकार फैसला की है कि मंडारिन भाषा को नहीं रखा जाएगा। भविष्य में ये हो सकता है कि मंडारिन भाषा को ऐड कर ले, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है कि किसी एक देश के भाषा को आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा तो होगा छात्रों को विश्लेषण क्षमता इससे बढ़ेगी और बढ़ाई जाएगी। कोई रटा रटाया हुआ, इसमें रटने की क्षमता को बिल्कुल समाप्त करने की सरकार सोच रही है। इसमें मेन है कि विश्लेषण क्षमता, जितनी विश्लेषण होगा लोगों की सोच डेवलप होगी, और सोच डेवलप होगी तो लोग और समाज यहाँ का डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज एडमिशन को आसान बनाया गया है। पहले क्या होता था कि 10+2 कर करके कोई गए वो अच्छा यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं होता था। यहाँ पे सबसे पहले तो 10+2 ही हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो अब 10+2 हटा दिया गया, फिर भी आप बोलेंगे कि कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, तो कॉलेज में जो एडमिशन होगा यहीं पे सेकेंडरी स्टेज में जो 4 साल का पढ़ करके गए हैं, यानी यहाँ भी 12वीं तक ही पढ़ाई हो रहा है, 9 से 12 के फाइनल ईयर का ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। किंतु कॉलेज में जो एडमिशन जिसका कम मार्क्स है उसको एडमिशन के लिए आसान बनाया गया। ये कट ऑफ एडमिशन नहीं, तो जितना कट ऑफ एडमिशन के लिए कॉलेज रखेगा ग्रेजुएशन में, अगर उतना नहीं है तो कैट दे सकते हैं, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एक सरकार करेगी कि आप कैट दे सकते हैं। उसमें होगा क्या कि आपका जितना 12 में मार्क्स है, यानी 12 में जितना मार्क्स है उस मार्क्स तो जुटेगा ही जुटेगा, और कैट में जितना मार्क्स आपको आएगा, यानी कैट जो एग्जाम लेगी उसमें जितना, उसको भी आपका कैट के मार्क्स जुट करके और फिर कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एडमिशन को भी आसान बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन स्नातक को भी अब 3 साल के जगह पे 4 साल कर दिया गया है। ग्रेजुएशन पहले 3 साल का हुआ करता था। जैसे ग्रेजुएशन भी कोई हिस्ट्री ऑनर्स लेकर के किया, कोई साइंस लेकर के किया, कोई कॉमर्स लेकर के किया, तो ये सबको खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी सब्जेक्ट कोई भी पढ़ सकता है। अब कोई भी रटा रटाया हुआ विद्या अब नहीं चलेगा। कोई भी ये नहीं कि बाध्यता है कि साइंस का आर्ट्स नहीं ले सकते, आर्ट्स का साइंस नहीं ले सकते। ये चीज बिल्कुल खत्म सरकार कर दी, और ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था कहीं भी कि ये साइंस का बच्चा है, ये आर्ट्स का बच्चा है, ये कॉमर्स का बच्चा है, तो ये कॉमर्स में ही एक्टिविटी कर सकते हैं। किंतु अब ऐसा नहीं, साइंस का बच्चा भी आप कॉमर्स का चीज ले सकता है, कॉमर्स का भी साइंस का चीज ले सकता है। तो इसमें 4 साल ग्रेजुएशन का क्या किया जा गया है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 4 साल में आपका होगा पहला ईयर। इसी में आप समझिएगा कि जो यहाँ पे हम लोग देखे थे ड्रॉ, मल्टीपल एक एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जो स्ट्रीम लाया गया है, ये ग्रेजुएशन पे ही लागू होता है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास अभी भी भारत में ऐसा गांव और ऐसा क्षेत्र है जहां पे संसाधन के
सुविधा नहीं है, या जिसके पास मान लीजिए कि पैसा की कमी के अभाव में वो कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं या कॉलेज छोड़ देते हैं, तो फिर बाद में क्या होता है, बाद में आने के बाद मान लीजिए फर्स्ट ईयर पढ़ करके कोई छोड़ दिया तो फिर आते थे तो उनको फर्स्ट ईयर से ही एडमिशन लेना पड़ता था। मान लीजिए सेकेंड ईयर करके छोड़ दिए तो फिर आते थे तो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई शुरू करना पड़ता था, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट क्या है। मान लीजिए जो ग्रेजुएशन 4 साल का हुआ तो 1 2 3 4 जो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का है, अगर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन छोड़ करके केवल जाते हैं कोई भी साधन की कमी से या पैसा की कमी से, तो उनको ग्रेजुएशन सिंपल सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में। और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ये फिर मान लीजिए कि 10 साल बाद इनको पढ़ने का मन किया, 5 साल बाद पढ़ने का मन किया कि नहीं मेरे पास पैसा भी है और मेरे पास संसाधन भी है, अब आगे की पढ़ाई हम पूरी करें, तो वो फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिखला करके उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की जरूरत फिर नहीं है, डायरेक्ट वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कोई भी संसाधन या सुविधा या पैसा के अभाव के कारण कभी भी वो फिर पढ़ाई छोड़ दिए हैं, टाइम बाउंडेशन नहीं है, वो 10 साल बाद भी आकर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए जो 2 साल बाद यानी सेकेंड ईयर में जो छोड़ दिए तो सेकेंड ईयर में उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो सेकेंड ईयर में छोड़ चुके हैं वही सर्टिफिकेट दिखला करके थर्ड ईयर में एडमिशन वो ले सकते हैं। ठीक है, इसी सर्टिफिकेट के आधार पे ही उनको सिर्फ एडमिशन, ये नहीं कि फिर फर्स्ट ईयर से उनको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड ईयर में हुआ कि आपको डिग्री का, ग्रेजुएट डिग्री का सर्टिफिकेट, जो वर्तमान समय में ग्रेजुएट डिग्री का सर्टिफिकेट है वही डिग्री का सर्टिफिकेट आपको थर्ड ईयर में ही मिलेगा। जो आप कहिएगा कि फिर जब ग्रेजुएशन 4 ईयर का और 4 सर्टिफिकेट मिलेगा तो हम जो सिंपल यूपीएससी बीपीएससी का या ग्रेजुएशन पर फॉर्म निकलते हैं या वैकेंसी निकलती है, किस पे हम भर सकते हैं या किस पे अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर पे अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड ईयर पे अप्लाई कर सकते हैं या थर्ड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थर्ड ईयर वाले के सर्टिफिकेट के माध्यम से ही आप किसी भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यही डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, यही कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको जरूरी है। फिर 4 ईयर को हम लोग समझते हैं, 4 ईयर को रिसर्च का नाम दिया गया है। जो 4 ईयर करते हैं उनको रिसर्च का डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझते हैं 1 2 3 4 1 ईयर छोड़ते हैं उनको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ते हैं उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, थर्ड ईयर वाले को डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 साल का कोर्स करते हैं उनको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि फिर पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का होगा? जब ग्रेजुएशन ही 4 साल का हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएट 1 और 2 दोनों साल का होगा। मान लीजिए जो 3 साल कर करके ही कंपटीशन के एग्जाम या कंपटीशन की तैयारी के लिए छोड़ दिए, 3 साल का ही ग्रेजुएशन कर करके, तो ये नहीं कि उनके लिए फिर पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का ही हो जाएगा, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का होगा, इनके लिए 2 साल का होगा, और जो 4 ईयर कर करके ग्रेजुएट छोड़े उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का होगा। ठीक है, तो जो 3 साल पे कंपटीशन की तैयारी के लिए छोड़ दिए हैं उनके लिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होगा, और जो 4 ईयर यानी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रख रहे हैं उनके लिए 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होगा। अब एमफिल को हटा दिया गया है, डायरेक्ट आप पीएचडी 4 साल का आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 क्या सकारात्मक या पॉजिटिव व्यू है। सकारात्मक या पॉजिटिव व्यू देखेंगे। सबसे पहले तो यह शिक्षा नीति बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। उम्मीद है कि 2022 तक जिस तरह
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा कोरोना से तो 2022 तक यह शिक्षा नीति लागू हो जाएगा भारत में। और ये शिक्षा नीति लागू होने का मतलब है कि पूरे समाज को ही परिवर्तन कर देगा। और यह शिक्षा नीति स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि इस शिक्षा नीति में क्या बदलाव लाया गया है, क्योंकि यह शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप 2019 में ही रखा गया था और एक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में बनाया गया था। ये जो प्रारूप रखा गया था मैक्सिमम प्रारूप वही अपनाया गया है, ठीक है। तो कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में हुआ तो मैक्सिमम प्रारूप वही अपनाया गया है। सबसे पहले तो सकारात्मक या पॉजिटिव देखते हैं। लक्ष्य शिक्षा पर लक्ष्य रखा गया है 6%, लक्ष्य 6% रखा गया है। इसमें 6% में आप देखिएगा वर्तमान में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलाकर के जीडीपी का 4% के लगभग शिक्षा पे खर्च कर रहा है। जो 6% अब लक्ष्य रखा गया है, 6% लक्ष्य रखने का मतलब कि भारत को विकसित कोई बनाने से नहीं रोक सकता है। सेकेंड पॉजिटिव चीज क्या है कि स्कूल फी फिक्स कर दिया गया है। पहले क्या था कि प्राइवेट स्कूल मनमानी ढंग से वो स्कूल फीस लेते थे। अब स्कूल फिक्स जो हालांकि अभी कोई तय नहीं किया गया, लेकिन स्कूल फीस को फिक्स करने की बात कही गई है। कोई भी एक रेगुलेटरी संस्था एक बनेगी, एक मैक्सिमम रखा जाएगा फीस की, मैक्सिमम कोई भी स्कूल ये फी लेगा। जैसे अभी हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, एमआरपी किसी सामान पे लिखा हुआ रहता है, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा कोई भी दुकानदार पैसा नहीं ले सकता है। वही यहाँ स्कूल फी के मामले में भी एक मैक्सिमम तय किया जाएगा कि कितना स्कूल फीस ले सकते हैं। उसी फीस के आधार पे फिर स्कूल उससे कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तीसरा क्या हुआ, वोकेशनल की पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो गई। वोकेशनल की पढ़ाई आप देखे होंगे कि 6 क्लास से ही आपका शुरू हो गया है। तो वोकेशनल की पढ़ाई 6 से ही शुरू हो जाने के कारण यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान लोगों के बढ़ जाएगा। और इंग्लिश की बाध्यता यहाँ पे नहीं रही। देखे होंगे कि सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पे पढ़ाई, इंग्लिश की बाध्यता यहाँ पे नहीं रही। हालांकि सरकार ये नहीं कहा है, प्राइवेट स्कूल इंग्लिश तो पढ़ा ही सकते हैं, ये नहीं कि इंग्लिश की अनिवार्यता पूरे खत्म ही सरकार कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं को रिजल्ट जो निकाला जाएगा ये स्टूडेंट और टीचर और जो मार्क्स है तीनों को मिला जुला करके रिजल्ट निकाला जाएगा। मार्क्स तो आपका है ही, लेकिन सेल्फ असिस्टमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। स्टूडेंट को सेल्फ असिस्टमेंट अपने से करना होगा कि उसको कितना मार्क्स मिल सकता है, उसको कितना व्यवहारिक ज्ञान है या कितना उसको अदरवाइज ज्ञान है, उस पे भी मार्क्स मिलेगा। फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड पहले क्या होता था कि उससे दुश्मनी स्कूल में रख लिए, उससे दुश्मनी रख लिए, वो सब अब फ्रेंड से भी फीडबैक के आधार पर उसको मार्क्स मिलेगा। पर अब ऐसा नहीं कि सबसे, और ये बहुत बड़ी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। पहले क्या था कि सोच हो रहती थी कि उससे दुश्मन। अब है कि सबसे व्यवहारिक परिचय और व्यवहारिक फ्रेंड दोस्ती की नाता रहेगा, ताकि कोई भी ये नहीं लड़ाई झगड़ा भी समाप्त बिल्कुल, क्योंकि उस पे भी लोगों के ध्यान रहेगा कि सभी से अच्छा व्यवहार रखना है, तभी हमको अच्छा मार्क्स मिलेगा। टीचर पे भी असिस्ट करेंगे तो ये सभी को मिला करके ये मार्क्स मिलेगा, यानी रिजल्ट निकाला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विदेशी विश्वविद्यालय यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी भी हैं जो अपनी संस्था भारत में खोल सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कि सभी आकर करके भारत में संस्था खोल दें या अपना विश्वविद्यालय खोल दें, इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है कि टॉप 1 to 50 यानी टॉप 1 से 50 तक जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं को भारत में अपना विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत दी जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई आए पाकिस्तान का विश्वविद्यालय वो अपने यूनिवर्सिटी खोल दे, ये ऐसा कतई नहीं होगा। जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी विश्व का है उन्हीं को भारत में अपना यूनिवर्सिटी खोलने का इजाजत दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट
इसमें डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाएगा, पूरे डिपार्टमेंट ही अलग से बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें 4 डिपार्टमेंट मुख्य रूप से बनेगा, जो सिलेबस अलग डिपार्टमेंट तय करेगी। पहले क्या था, पहले एक पूल, जैसे मैट्रिक का एग्जाम सपोर्टेड बिहार को ही ले लीजिए, कोई भी स्टूडेंट स्कूल से ही पता चल जाएगा कि अरे मैट्रिक का वो पेपर यानी वो सब्जेक्ट कहां पे गया है, किस जिला में गया है। बच्चे लोग क्या करते थे, 500 लेकर के पहुंच गए कि सर मेरा नंबर और थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा ना, उस जिला में लोग पहुंच जाते थे। तो ये चीज बिल्कुल खत्म हो गया। ये डिपार्टमेंट ही ये तय करेगी, सिलेबस भी डिपार्टमेंट ही तय करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिपार्टमेंट ही तय करेगी, और टीचर को जो सैलरी है उसके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा, और रिजल्ट भी एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा। रिजल्ट देना अलग डिपार्टमेंट का काम होगा। मतलब बिल्कुल काम यहाँ पे आसान कर दिया गया है, और बिल्कुल कोई खिचखिच नहीं, और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और कि मेरा कॉपी कहाँ गया या उस स्कूल का कॉपी कहाँ गया है, क्योंकि ये पूरे डिपार्टमेंट ही काम करेगा इस पे। इसमें कुछ नकारात्मक चीज भी है, नकारात्मक बिंदु पे हम लोग ध्यान देंगे। अगर एग्जाम में पूछी दी गई नई शिक्षा नीति के बारे में बताएं, या नई शिक्षा नीति के सकारात्मक या नकारात्मक पहलू को पे चर्चा करें, तो नकारात्मक पहलू, हालांकि नकारात्मक पहलू तो बहुत कम ही है। इसमें नकारात्मक पहलू को नजरअंदाज ही किया जा सकता है, क्योंकि नकारात्मक पहलू इसमें है ही नहीं। जिस तरह से शिक्षा में बदलाव सरकार करने जा रही है, वो शिक्षा नीति बहुत ही बेहतरीन है और आगे चल करके बहुत बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो नकारात्मक इसमें इंग्लिश को बिल्कुल मान्यता नहीं दिया गया, इंग्लिश को हटा दिया गया है। तो इंग्लिश को हटा देने का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश को पूरा समाप्त, सरकार ये भी नहीं बोली है कि प्राइवेट स्कूल इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल जो भी इंग्लिश मीडियम है वो अभी भी इंग्लिश मीडियम वो पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। अभी सरकार को वैसा रूल हार्ड एंड फास्ट किया नहीं कि इंग्लिश नहीं होगा तो फिर दूसरे देश या दूसरे कंट्री के साथ हम जुड़ ही नहीं पाएंगे। आज भी हम लोग देखते हैं कि टूटा फूटा हुआ भाषा में तो इंग्लिश बोल ही लेते हैं। चाइना में आप देखते होंगे, चाइना में इंग्लिश सिखाया ही नहीं जाता है, वहां सिर्फ और सिर्फ अपना लैंग्वेज, जिसके चलते चाइनीज को देखते होंगे विदेशी में या विदेश में बहुत कम नौकरी मिलती है। भारतीय को तो देखिएगा, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जहां भारतीय आपका नहीं मिलेंगे। तो कहीं भी पूरे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, लेकिन टूटे फूटे लैंग्वेज में हर एक भारतीय इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल ही लेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश थोड़ा सा कमी है, और ये शिक्षा नीति को केंद्रीकरण कर दिया गया है। केंद्रीकरण, इसमें केंद्रीकरण का मतलब है कि केंद्रीकरण का मतलब यहाँ पे हम इस तरह से लेते हैं कि टीचर का भी एक पूल तैयार किया गया है। कोई भी टीचर का होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता था, इसमें भी कहीं पे एक केंद्र की तरफ से मीटिंग टीचर का होता है, तो यहाँ पे सभी टीचर इन्वॉल्व हो गए, नहीं कि वो स्टेट का अलग टीचर है, वो स्टेट का अलग टीचर है, वो स्टेट का अलग टीचर, सभी टीचर इकट्ठा होकर कोई भी मीटिंग होगा या कोई भी नियम कानून बनेगा, वो केंद्रीकरण नीति बनेगा यहाँ पे। हालांकि इसको हम कह सकते हैं कि संघीय जो ढांचा है, संघीय ढांचा पे एक कुठाराघात है, क्योंकि संघीय ढांचा में राज्य और संघ का अलग अलग होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन इसको आप निगलेक्ट कर करके चलिए। जितना ये बदलाव आया नई शिक्षा नीति में, इसमें बहुत बड़ा चेंज होने वाला है शिक्षा नीति में, और सभी को हम लोग जो पढ़े थे उस शिक्षा नीति से तो बहुत बेटर है। इस शिक्षा नीति के तहत आप 6 क्लास ही देखेंगे, व्यवहारिक ज्ञान बहुत बड़े परिवर्तन लाएगा। और ये शिक्षा नीति जो है, इसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है, और आगे आने वाला समय में भी इसमें सरकार कुछ न कुछ चेंज करते रहेगी, क्योंकि ये लागू 2022 या इसके बाद ही होगा लागू। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम लोग देखें नई शिक्षा